हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का आखिरी लेक्चर, जिसमें सिर्फ एरर्स और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी तक हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा एरर्स पे चले जाते हैं। अब एरर्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है भाई? एरर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एरर्स के ऊपर जितने भी MCQ बिट्स आते हैं सारे के सारे कवर करने पड़ेंगे। स्टार्ट कर देते हैं एरर। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, एरर हमेशा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। काफ़ी सारे लोकल बुक्स में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू दिया होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एरर कैसे होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ही होना चाहिए, ठीक है। एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक बिट होता है। पूछा जाता है कि एरर पॉजिटिव होता है, एरर नेगेटिव होता है, एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। यस, हम लोगों ने पढ़ा है एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड, वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड। रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा आता है एम मीटर के साइड में, तो वहाँ पर आपका एरर पॉजिटिव, दूसरे साइड में आपका एरर नेगेटिव। सो दैट वाज द एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक एरर क्या होता है, दूसरा आता है डायनामिक एरर। जो एरर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ऐसे टाइप के एरर्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एरर्स, ठीक है। अब स्टैटिक एरर्स में बहुत ज़्यादा टाइप्स आएंगे। उसके बाद डायनामिक एरर है, जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि एजिंग फैक्टर रिलेटेड। अब एजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इक्विपमेंट पुराना हो गया तो आपके रीडिंग्स भी वैरी होते हैं। उसी तरीके से ऐसे टाइप के जितने भी एरर्स होते हैं उनको डायनामिक एरर बोलते हैं। स्टैटिक एरर मतलब सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ये सारे के सारे स्टैटिक एरर्स में आएंगे, ठीक है, जो टाइम के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होने वाले। अब आता है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर मतलब मैंने अगर बोल दिया है कि मेरा इक्विपमेंट का जो एक एरर है वो है ±1, तो वो क्या हो गया आपका करेक्शन फैक्टर। तो सिंपली आपका ±E मतलब ही जो कुछ भी एरर आया था वो आपका करेक्शन फैक्टर। मान लो कि मैंने 10 एम्पियर मेजर किया है और एरर मैंने बोल के रखा है 1 है प्लस का, तो मैं कितना कर दूंगा, सिंपली 11 एम्पियर मेरा आंसर होना चाहिए, या फिर ट्रू वैल्यू मेरा 11 एम्पियर्स है। ये मैं एक एडजस्टमेंट टाइप में, ठीक है, इसीलिए उसका नाम है करेक्शन फैक्टर। अब आता है रिलेटिव स्टैटिक एरर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलेटिव स्टैटिक एरर बोलो या फिर परसेंटेज लिमिटिंग एरर बोलो, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। और बिट ये पूछते हैं कि रिलेटिव स्टैटिक एरर इज़ विथ रिस्पेक्ट टू, इज़ मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, आपका आंसर आना चाहिए ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू। और ये हमेशा वेरी करते रहेगा फ्रॉम रीडिंग टू रीडिंग। मतलब अगर आपके पास है 0 से 50 एम्पियर तक का एक मीटर है, 5 एम्पियर के लिए अलग रहेगा, 10 एम्पियर के लिए अलग आएगा, 15, 20 सब के लिए अलग आएगा। रीज़न ये है आपका ट्रू वैल्यू में वैल्यू वेरी होने वाला है। जब आप 5 एम्पियर लोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 10 लोगे तो 10 आएगा, एंड सो ऑन। इसीलिए परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या फिर परसेंटेज लिमिटिंग एरर्स, ये वेरिएबल एरर्स बोलते हैं, ठीक है। वेयर एज गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो है वो कांस्टेंट एरर बोल के जाना जाता है। अब गारंटीड क्या होता है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, विथ रिस्पेक्ट टू आपका ट्रू वैल्यू। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो एरर रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू FSD रहेगा। FSD का मतलब रहता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ FSD के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं ये गारंटीड एक्यूरेसी एरर। वेयर एज ये जो आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर जो है ये वैरी करता है, हमेशा वैरी करते रहेगा। और ये जितना रीडिंग आपका FSD के पास रहेगा उतना आपका एरर कम रहेगा, ठीक है। अब समझ रहे हो मेरे हिसाब से? रीज़न ये है FSD के पास है, इसका मतलब क्या है, आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर आप पूरा का पूरा जो स्केल है उसको यूज़ कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है आपके कम रहेंगे। वेयर एज ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने बोल दिया ±10 है तो वो आप 10 एम्पियर भी मेजर कर लेते हो तो वो 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका ±10 ये कांस्टेंट है, ठीक है। सो गारंटीड एक्यूरेसी एरर का जो बिट है वो आपके दिमाग में बैठ गया, वो है आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आता है एक्यूरेसी का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली एरर के अपोजिट आना चाहिए, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी फॉर द विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू क्वांटिटी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग जो मेजर्ड वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं ट्रू वैल्यू के साथ, तो जितना पास है उतना ज़्यादा सिस्टम आपका एक्यूरेट है या फिर इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट है। सो ये एक्यूरेसी का डेफिनेशन हो गया।
अब इसी के अंदर आता है प्रिसीशन। हम लोग इसके अंदर बहुत सारे बिट्स आते हैं, उनको भी कवर करेंगे। देखते हैं प्रिसीशन का मतलब क्या है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द वैल्यूज़ मेजर्ड। मान लो मैंने 5 एम्पियर मेजर कर रहा हूँ, मैंने 10 बार मेजर किया। मेजर करने के बाद एक बार मुझे 4.9 आया, एक बार मुझे 4.8 आया, एक बार मुझे 4.7 आया। सो ये जो क्लोजनेस है, मतलब 0.1 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस, इसी का मतलब होता है प्रिसीशन। जितना कम वेरिएशन हो आपके रीडिंग में, उतना आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। ठीक है, एक बिट आता है इसमें कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है क्या? जी बिल्कुल नहीं। यस, बिल्कुल नहीं। आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होना डिज़ायरेबल, डिवाइस प्रिसाइज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपका डिवाइस एक्यूरेट है तो वो कंफर्म इंश्योर करके देगा कि आपका डिवाइस प्रिसीजन भी है, ठीक है, या फिर प्रिसाइज भी है। आई होप क्लियर है बिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिमेनिंग जो बिट्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला बिट आता है आपका रिपीटेबिलिटी, दूसरा आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। दोनों के दोनों फेमस है और दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। ये भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस है। जो कुछ भी आप मेजर करने वैल्यूज़ को मेजर करने वाले हो, उनके बीच में का डिफरेंस ही दोनों भी डिनोट करते हैं। लेकिन ये क्या है, मान लो कि एक ही कंडीशन के अंदर आपने n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को मेजर किया और कंपेयर किया, तो वो होते हैं रिपीटेबिलिटी। वेर एज अलग अलग कंडीशंस में जाकर आपने वैल्यूज़ को मेजर किया, सेम वैल्यू को, मतलब 5 एम्पियर का मेजरमेंट है, मैंने ठंडी में कर लिया 5 एम्पियर, मैंने थोड़ा गर्मी में कर लिया, मैंने थोड़ा और आउटडोर में कर लिया, इंडोर में कर लिया। ऐसे टाइप में अगर करते हैं और कंपैरिजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। यहाँ पर आपके सेम कंडीशन वर्ड को देखना है, तो यहाँ पर आपको अंडर डिफरेंट कंडीशन वर्ड को देखना है और आपका आंसर टिक करना है। सिंपली क्वेश्चन आता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है। ऑप्शंस रहेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस फॉर n नंबर ऑफ वैल्यूज टेकन फॉर द सेम मेजरेंट, ठीक है। याद रखना आपको, और एक चीज़ याद रखना है इसमें, सेम मेजरेंट, इनपुट वैल्यू सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट ने रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, मतलब 5 एम्पेयर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिस्टम या फिर वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो वो रिप्रोड्यूसेबल भी है, ठीक है। द वेरी सेम वे फॉर रिपीटेबिलिटी। ये क्या है ना, डिज़ायरेबल है, लेकिन ये इंश्योरेबल कंडीशंस नहीं है कि आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है कि नहीं बता सकें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और एक बिट आता है इसमें, ज़ीरो ड्रिफ्ट। ज़ीरो ड्रिफ्ट का मतलब होता है अगर आपने इनपुट भी अप्लाई नहीं किया, फिर भी आपका मीटर जो है वो कुछ वैल्यू दिखाते रहो। मान लो वह 1 एम्पियर दिखा रहा है, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि अरे हाँ चलिए मैंने इनपुट अप्लाई नहीं किया फिर भी कुछ दिखा रहा है। ऐसे टाइप का जो वैल्यू होता है वो होता है ड्रिफ्ट, ठीक है। या फिर जो एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट एरर। ज़ीरो ड्रिफ्ट बोलना, आपने ज़ीरो इनपुट दिया है फिर भी कुछ वैल्यू दिखा रहा है तो वो होता है ड्रिफ्ट, ठीक है। ये उसका डेफिनेशन, वेरिएशन इन आउटपुट विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय इनपुट, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने देख लिया, ज़ीरो ड्रिफ्ट देख लिया, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हो गया। अब आपको क्या करना है, डिज़ायरेबल कंडीशंस क्या होता है और अनडिज़ायरेबल कंडीशंस क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफ्रेंशिएट कर लेना है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, एक्यूरेसी चाहिए मुझे, प्रिसाइज चाहिए, रिपीटेबल चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल भी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सेंसिटिविटी भी होना चाहिए, हाई सेंसिटिविटी। मतलब क्या है कि अगर आपने थोड़ा भी इनपुट दे दो तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, अच्छा है, प्रिसाइज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन इनपुट, लार्ज चेंज इन डिफ्लेक्शन नोन एज सेंसिटिविटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सेंसिटिविटी का और एक अगर हम लोग देखें वैल्यू, तो इसका एक बिट आता है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बिट को याद रख लेना, रट लेना, क्योंकि ये बिट आते रहता है हमेशा, ठीक है। अब रेजोल्यूशन, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन उतना अच्छा। हम लोग फ़ोन्स देखते वक्त भी रेजोल्यूशन देखते हैं कि यार हाँ मुझे अच्छा दिखना चाहिए। रेजोल्यूशन मतलब छोटी सी छोटी चीज़ आपको मेजर करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरेंट बोल सकते हैं हम लोग। आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए और फिडाइल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिमिटिंग एरर।
ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। हिस्टेरेसिस एरर भी ज़ीरो होना चाहिए, डेड टाइम भी ज़ीरो होना चाहिए, ड्रिफ्ट भी ज़ीरो होना चाहिए, नॉन लीनियरिटी भी ज़ीरो होना चाहिए। सो दीज ऑल आर अनडिज़ायरेबल कंडीशंस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं होने चाहिए हमको, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेंसिटिविटी। कुछ बुक्स में इसको फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं और कुछ बुक्स में इसको लिखा है स्केल फैक्टर। तो बिट कैसे भी आए, फिगर ऑफ मेरिट आए, स्केल फैक्टर आए, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। एस सेंसिटिविटी क्या है? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, मतलब ये आपका tan थीटा आएगा सिंपली। अगर सेंसिटिविटी का वैल्यू 1 है तो आपका इंस्ट्रूमेंट लीनियर होता है, और नॉट इक्वल टू 1 है तो सिस्टम क्या होता है आपका? नॉन लीनियर। इसका मतलब PMMC सिस्टम का सेंसिटिविटी क्या है आपका? 1 है, इसका मतलब वो क्या है? लीनियर है, ठीक है। अब देखते हैं, ये बिट ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है कि आपका जो सेंसिटिविटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना आपका सेंसिटिविटी कम होता है, ठीक है। मतलब वाइड रेंज के लिए सेंसिटिविटी कम होती जाती है। लेकिन एग्जैक्टली सेंसिटिविटी का मतलब एक बिट आता है कि अगर मैंने स्मॉल चेंज इन इनपुट अप्लाई कर दिया तो मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए? लार्ज आना चाहिए, कम आना चाहिए, मीडियम आना चाहिए, मॉडरेट आना चाहिए चेंज। सो स्मॉल चेंज इन इनपुट के लिए आउटपुट में लार्ज चेंज इन आउटपुट आना चाहिए, ये बिट होता है, ठीक है। इसको दिमाग में रख लेना। आई होप क्लियर है। उसके बाद आता है लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट का मतलब होता है आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, अगर मान लो मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, मैंने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया किसी सोर्स के अक्रॉस, तो वोल्ट मीटर का खुद का इंटरनल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस होता है, उसी के अंदर से कुछ लीकेज करंट फ्लो होगा। सो उस वहाँ पर क्या हो गया? I2R लॉस हो गया। मतलब आपका मीटर क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, लोड हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी ऐसा पावर लॉस होता है, जैसे एमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज़ में अगर करंट ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या? वहाँ पे पावर कंजम्पशन हो रहा है और आपका लोडिंग इफेक्ट हो रहा है। मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट ही लोड हो जा रहा है इंस्टेड ऑफ लोड, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट का एक अच्छा सा फंडा है, वो है हाई सेंसिटिविटी होना चाहिए। अब हाई सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? अगर मान लो वोल्ट मीटर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है, इसका मतलब आपका वोल्ट मीटर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। यस, देयर इज़ रिलेशन। अगर आपका वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो आपका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जितना ज़्यादा होगा उतना आपका सेंसिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, होगा। सो सिंपली क्या है, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस अगर वोल्ट मीटर है तो इनफाइनाइट होना चाहिए, एम मीटर है तो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये अगर केस सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका लोडिंग इफेक्ट ज़ीरो रहेगा और आपका डिवाइस क्या रहेगा? हाई सेंसिटिव रहेगा। वेर अगर आपके लिस्ट में मतलब अगर बोला है कि फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस कौन है? अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट साइड में रखो और आंसर टिक कर दो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है कंपेयर टू अवर। मतलब मान लो एक डैक है, कन्वर्टर है, या फिर और कोई रेक्टिफायर यूनिट है, ऐसे टाइप में जहाँ पर रेक्टिफायर मेजरमेंट होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत हाई रखते हैं वो लोग, ठीक है। चलो आगे जाते देखते हैं हम लोग रिजोल्यूशन। ऑलरेडी हम लोगों को पता है रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। अगर मेरे पास 50 एम्पियर है, नंबर ऑफ डिविजन्स मेरे 5 ही है, तो समझ लेना 50/5 कितना हो जाएगा? 10। सो आपका रिजोल्यूशन कितना हो गया? 10। एक्चुअली रिजोल्यूशन का वैल्यू जितना छोटा उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। ये बिट दिमाग में रख लेना कि रिजोल्यूशन का वैल्यू जितना छोटा उतना अच्छा है, ठीक है। अब आता है नॉन लीनियर स्केल। ये भी एक बिट है कि नॉन लीनियर स्केल का रिजोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें। दे देंगे, डिविजन्स दे देंगे, लेकिन रिजोल्यूशन कैलकुलेट नहीं करते आएगा क्योंकि क्राउडेड और बीच में स्प्रेडेड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ये स्केल, ठीक है। अब देखते हैं हिस्टेरेसिस एरर क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अलग डेफिनेशन बोलेंगे हम लोग, 2 डिफरेंट रीडिंग्स फॉर सेम इनपुट। एक्चुअली ये आपके हिस्टेरेसिस कर्व के एग्जैक्टली मैच करता है। अगर आप मान लेते हैं ना, मैंने 5 एम्पियर दिया तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स क्रिएटेड एट 2 पोजीशंस आर डिफरेंट। सो ये जो डिफरेंस है वही आपको दिखाया है यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन ये बिट आ जाता है कि आपका हिस्टेरेसिस एरर का मतलब क्या होता है? शोइंग 2 डिफरेंट रीडिंग्स फॉर द सेम इनपुट। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
अब देखते हैं डेड जोन का मतलब क्या होता है कि आपने लार्ज इनपुट दे के रखा है लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा जो कुछ भी आता है, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको हम लोग उसका डेड जोन बोलेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट तो ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोगों ने। ड्रिफ्ट का एरर 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक कांस्टेंट रहता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी एक बिट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक 2 या 3 कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं टू एंड अप आवर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया, ए वैट मीटर हैज़ अ रेंज ऑफ 1000 वैट विथ एन एरर ऑफ ±1% ऑफ FSD। ठीक है, इसका मतलब है कि रेंज कितना है उसका, 1000 वैट है और एरर क्या दे के रखा है, ±1% ऑफ FSD। मतलब FSD का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया तो 1000 वैट हो गया। तो आपका जो एरर है, अब ये जो एरर है ये ग्रॉस एरर है, दिमाग में आ जाता है तुरंत से कि हाँ अगर FSD के ऊपर है तो वो ग्रॉस है और अगर ट्रू वैल्यू के ऊपर है तो वो रिलेटिव है। तो यहाँ पर ग्रॉस एरर दे के रखा है तो प्लस और माइनस कितना 1%, सो 1/100 इंटू 1000 वैट, 1% है ना, परसेंटेज। ठीक है, सो प्लस और माइनस कितना आ गया आपका 10 वैट। 10 वैट नहीं बोल सकते या फिर 10 वैट बोला तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मेरा एरर आ गया। अब दूसरा क्या है, इफ़ द ट्रू पावर पास थ्रू इट इज़ 100 वैट, फाइंड रिलेटिव एरर। देखा, अब रिलेटिव एरर पूछा है तो आपका विथ रिस्पेक्ट टू क्या चले जाएगा, 100 वैट आ जाएगा। सो 10/100 इंटू 100, सो आपका आंसर कितना हो गया, ±10%। आई होप क्लियर है। ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर हैविंग ए के मतलब ये उसका कांस्टेंट कितना है, 200 रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर अगर आपको पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर का कांस्टेंट का यूनिट क्या है तो वो कितना होता है, रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। ठीक है, क्या होता है तो रिवोल्यूशंस। इज़ ऑपरेटिंग ऑन 230 वोल्ट। चलो लिख लेते क्या क्या दिया है हमको, 200 रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर दे के रखा है। चलो हो गया, ठीक है। अब बोला है कि वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे के रखा है 50 हर्ट्ज, विथ ए लोड ऑफ करंट दे के रखा है 10 एम्पियर और यूनिटी पावर फैक्टर बोला है आपको cos phi = 1। ठीक है, फॉर 3 आवर्स आपको टाइम भी दे के रखा है, 3 घंटे का टाइम है, कंटिन्यूसली चल रहा है। और आपको पूछा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने मारे आपके एनर्जी मीटर ने। ठीक है, अब मुझे पता है कि एनर्जी मीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम t। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं किलोवाट आवर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ इंटू ये 200 कर लेता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस मिल जाएंगे सिंपली। ठीक है, अब देखते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेट करना है। तो VI cos phi 230 इंटू 10, ठीक है, इंटू टाइम कितना है आपका 3 आवर्स दे के रखा है तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका किलोवाट आवर में आ जाएगा। ठीक है, अगर वंस आपको 1 किलोवाट आवर में वैल्यू मिल गया है, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ वैल्यू कितना आता है, तो 6.9 किलोवाट आवर आया है। ठीक है, 6.9 किलोवाट आवर आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको रिवोल्यूशंस में कैसे कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू 200 इंटू किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर कितना है आपका 6.9 किलोवाट। सो ये आपके किलोवाट आवर है ना, ये आपके नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस आएंगे। नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस कितने आपके 1380। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, नो डाउट इन इट, उतना तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है दोनों के दोनों बिट्स। देखो यहाँ पर एरर देखते ही हम लोगों को FSD और एरर देखते ही हमको रिलेटिव एरर मतलब ही ट्रू वैल्यू। देखो यहाँ पर आपने ट्रू वैल्यू लिया है, ठीक है, बिट को याद रखो अच्छे से। और यहाँ पर आपने किसको लिया है तो क्रॉस एरर, सॉरी हाँ FSD को लिया है। ये आपको चीज़ें बिट दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये जो +-10 है ये थ्रू आउट द स्केल सेम रहेगा। ये वेरस ये जो +-10% दिख रहा है ना, ये यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर मिनिमम यही एक बिट आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेंज एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं। रेंज एक्सटेंशन मतलब आपके पास मान लो कि 5 एम्पेयर का एमीटर है, लेकिन आपको
मेजर करना है 500 एम्पियर, और मान लो आपके पास 50 वोल्ट का ही वोल्ट मीटर है लेकिन मेजर करना है 1000 वोल्ट्स, तो ये कैसे होता है, कैसे करना है? इसके लिए बहुत सारे फार्मूलेज आते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मुझे करंट का रेंज एक्सटेंशन करवाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, शंट में एक रेजिस्टेंस पुट अप करना पड़ता है। और अगर मुझे वोल्टेज का रेंज एक्सटेंशन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है। चलो ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरा जो मीटर का कैपेबिलिटी है वो सिर्फ 5 एम्पियर है, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं 1 ओम है। एक्चुअली 1 ओम नहीं रहता, बहुत ही कम रहता है, फिर भी हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और आपको मेजर कितना करना है, तो 500। आपका मीटर जो है वो सिर्फ 5 एम्पियर मेजर करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन आप 500 एम्पियर मेजर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, 495 एम्पियर्स को डाइवर्ट कर दोगे, और आपका जो स्केल है वो 0 से 5 से लेकर 0 to 500 कर दोगे। बस इतना ही डिफरेंट कर, मतलब ऊपर का स्केल निकाल कर 0 to 500 कर दोगे। आपको यहाँ पर बिट आता है कि ये RX का वैल्यू कितना पुटअप करना पड़ेगा ताकि मेरा 495 एम्पियर में यहाँ से पास कर पाऊँ, ठीक है। अब मुझे पता है करंट डिवीजन रूल क्या होता है। सिंपली अगर मुझे यहाँ का करंट चाहिए, ठीक है, यहाँ का करंट कितना है 495, यहाँ का करंट मुझे अगर मेजर करना है तो सिंपली उसका अपोजिट कितना है 1/1 प्लस RX इंटू टोटल कितना है आपका करंट 500। अगर आप RX यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका बिट बन जाता है, ठीक है। आपको कोई अलग से मल्टीप्लायर ये सारे फार्मूलेस को याद करने की ज़रूरत नहीं। तो वेरी सेम वे, मान लो कि आपका मीटर का कैपेबिलिटी सिर्फ 50 वोल्ट है, लेकिन आप अगर मेजर करना चाहते हो 500 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पर RX पुटअप कर दिया। यहाँ पर आपको पैरेलल में पुटअप करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको सीरीज़ में पुटअप करना पड़ेगा। इसका भी मान लेते हैं कि ये 10 ओम है, तो आपको RX का वैल्यू कैसे मिलेगा, मुझे पता है। यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, अब 450 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको 450 वोल्ट बाईपास करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मुझे पता है 450 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस क्या आएगा ऊपर, RX प्लस 10 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है आपका 500। यहाँ पर मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ कर लिया और यहाँ पर मैंने करंट डिवीजन रूल यूज़ कर लिया। अगर मैं यहाँ से पूरे इक्वेशन में से RX का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरा बिट बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको रेंज एक्सटेंशन के सारे बिट सॉल्व करने, यही दोनों चीज़ें यूज़ करने। वोल्टेज है तो सीरीज़ में पुटअप करो, करंट है तो पैरेलल में पुटअप करो, और आपका करंट डिवीजन रूल यूज़ करो और आपका वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ करो। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, इसका वोल्टेज इसी का रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका करंट अपोजिट का रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। आई होप क्लियर है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स पूरा वाइंड अप कर लिया, बहुत सारे बिट्स कवर किए। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें हम लोग 70 MCQ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे थ्योरी बिट्स से, छोटे छोटे बिट्स से, सारे थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसीलिए विथ एक्सप्लेनेशन में उसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक। अब क्या है कि बहुत सारे बिट्स रह जाते हैं, इसके अलावा भी सारी की सारी चीज़ें वीडियो में कवर नहीं हो सकती, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में करनी पड़ेगी। VK मेहता पूरा कंप्लीट करो, JB गुप्ता के सारे थ्योरी बिट्स कवर करने की कोशिश करो, और मेजरमेंट को हल्के में मत लेना। मेजरमेंट आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस बनाता है। मैंने बहुत सारे बिट्स कवर किए, वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मशीन्स के साथ।